हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की ओर एक चारों ओर घनी वायु की चादर पाई जाती है, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण है, और इसी वायुमंडल से हम अपनी ऑक्सीजन गैस भी ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन जो है प्राणदायिनी गैस है। अगर ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। तो वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। इसके अलावा वायुमंडल जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी के लिए एक कंबल की भांति कार्य करता है। अगर मान लेते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन के समय में तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता, और रात के समय में तापमान जो है अत्यंत नीचे पहुंच जाता। यानी जिन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है वहां पर स्थिति ऐसी ही है। वहां पर दिन का तापमान अत्यधिक हो जाता है और रात का तापमान जो अत्यधिक न्यून हो जाता है। इसलिए वायुमंडल जो है पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखता है और ये एक कंबल की भांति कार्य करता है। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे बताया गया कि वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर बना है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो गैसों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। एक तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है। यानी हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा योगदान है। बाद बाकी जो गैसें हैं वो 1% के अंतर्गत आती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% है। हीलियम, ओजोन, आर्गन की जो मात्रा है 0.93% है। और हाइड्रोजन ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। यानी ये सभी जो गैसें हैं आप देख रहे हैं ये सभी 1% के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा इन गैसों के अलावा हमारे वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण ये भी हवा में मौजूद होते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है। हालांकि हमारे फेफड़े जो है नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनको अपने जीवन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को वायुमंडल से डायरेक्ट ले लेते हैं, उस तरह से पेड़ पौधे जो है वायु से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। मिट्टी में रहने वाले या पेड़ों की जड़ों में रहने वाले कुछ जो जीवाणु हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, तो नाइट्रेट के जरिए पौधे उन्हें ग्रहण कर पाते हैं। यानी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और नाइट्रेट में परिवर्तित करने के बाद फिर उसके बाद पेड़ पौधे उन्हें ले पाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि कुछ पेड़ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु हैं ये वायु से नाइट्रोजन को लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। स्वरूप का मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे इसको आसानी से ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य और पशु पक्षी सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन आता कहाँ से है? देखिए, जो हरे पादप या हरे पेड़ पौधे हैं ये जिस समय अपना भोजन बनाते हैं, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो जिस समय हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उस समय ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे करके हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आता है। देखिए, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को निर्मुक्त करते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मुझे याद है कि एक बार कुछ पत्रकारों ने इस फैक्ट को लेकर गवर्नमेंट को मतलब टैग किया था कि किताबों में ये फैक्ट जो गलत लिखा हुआ है, जबकि ये फैक्ट गलत नहीं था, ये फैक्ट सही है। देखिए, सामान्य समय में जो आपके पेड़ पौधे हैं ये भी मनुष्यों और पशुओं की भांति ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हालांकि इनकी जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो मात्रा होती है वो अत्यंत अल्प होती है, और जिस समय ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिस समय ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बड़ी मात्रा में निर्मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे भी सामान्य समय में ऑक्सीजन ही लेते हैं। पेड़ पौधे ऑल टाइम ऑक्सीजन निर्मुक्त नहीं करते हैं। केवल और केवल जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उसी समय में ऑक्सीजन निर्मुक्त की जाती है। बाद बाकी समय में जैसे हम सामान्य रूप में श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही पेड़ पौधे भी सामान्य समय में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। हालांकि उनकी जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की जो मात्रा है वो प्रकाश संश्लेषण की तुलना में काफी कम होती है। जिस समय फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उस समय पेड़ पौधे जो हैं एक बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं।
तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पेड़ पौधे भी श्वसन के रूप में जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कई कई बार अगर ऐसा आ जाए आपके सामने तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि गलत लिखा हो, गलत नहीं है, ये बात हकीकत है, ये बात फैक्ट है। तो यहाँ पे वही सब चीजें बताई गई हैं कि मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्यों और पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये पादपों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यानी कि हम लोग जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उतनी जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो उतनी एब्जॉर्ब भी कर ले रहे हैं, उसको ग्रहण भी कर ले रहे हैं। तो ये संतुलन लगभग बना रहता है। लेकिन कभी कभी ये संतुलन टूट जाता है। टूटने का रीजन क्या है कि तमाम तरह के जो उद्योग धंधे हैं या फिर जो कोयला है या खनिज तेल है, इन सबको हम जब जलाते हैं तो इनसे वायुमंडल में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तब ये पृथ्वी पर जो संतुलन है कार्बन डाइऑक्साइड का टूट जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बढ़ा हुआ आयतन है ये पृथ्वी के मौसम को, यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रीन हाउस के बारे में जानेंगे। देखिए, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या वर्ष भर बर्फबारी होती है तो वहाँ के लोग ऊष्मा को संचयन करने के लिए, ऊष्मा को संचित करने के लिए कांच के घर बनाते हैं। जब इन कांच के घरों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इन घरों के अंदर का जो तापमान होता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अंदर जो घर होते हैं ये गर्म बने रहते हैं, जबकि बाहर, घर के बाहर वाला जो एरिया है या घर के बाहर का जो वातावरण है ये काफ़ी ठंडा होता है, जबकि जो कांच वाले घर हैं इनके अंदर का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है या ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब पृथ्वी के संदर्भ में ग्रीन हाउस इफेक्ट को जान लेते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये पृथ्वी के मौसम को, यहाँ की जलवायु को ये प्रभावित करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपनी संपूर्ण ऊर्जा और ऊष्मा जो है सूर्य से ग्रहण करती है। तो सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है या फिर हम कह सकते हैं सूर्य से आने वाले जो विकिरण है ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। और जब ये हमारी पृथ्वी तक आता है तो कैसे होकर आता है? हमारे वायुमंडल से होकर आता है। तो वायुमंडल जो है सूर्य के विकिरण को पृथ्वी तक आने देता है क्योंकि ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। तो सूर्य की किरणों की वजह से हमारी पृथ्वी भी गर्म होने लगती है। जब पृथ्वी गर्म होती है तो पृथ्वी भी गर्म होकर अपना एक रेडिएशन छोड़ती है जिसको पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण कहते हैं। अब चूंकि हमारा जो वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है ये सूर्य से आने वाली किरणों को तो हमारी पृथ्वी तक आने दे रही है, लेकिन पृथ्वी का जो रेडिएशन है इसको ये बाहर निकलने से रोकता है। जब इसको ये बाहर निकलने से जब रोक देता है तो क्या होता है, अंदर ही अंदर हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे कांच के घरों में होता है ठीक वैसे ही पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा है जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं या फिर ये विकिरण जो है दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है, इसको पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अगर मान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो क्या होता? अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो इसके अभाव में धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नेचुरल रूप से संतुलित रहती है, लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो पृथ्वी पर जो ताप है या पृथ्वी का जो भूमंडलीय तापन है ये भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जब लोग जानते हैं कारखानों के जरिए या फिर जो हमारे परिवहन के साधन है इनसे निकलने वाला जो धुआं वगैरह है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा देते हैं। तब पृथ्वी का जो तापमान है ये भी बढ़ने लगता है और इसे जो है भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी पर? जो पृथ्वी के ग्लेशियर्स हैं, जहां पर पृथ्वी के यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो ग्लेशियर्स बने हुए हैं जहां पे बर्फ जमी हुई है तो वो पिघलने लगती है। जब बर्फ पिघलती है तो समुद्र का जो जलस्तर है इसमें वृद्धि होती है और जब समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी तो जो कोस्टल एरिया है, आसपास के जो समुद्र तटीय राज्य हैं, समुद्र तटीय इलाके हैं, वहां पर भी जल का स्तर बढ़ने लगता है, वहां पे बाढ़ इत्यादि आ जाती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो कि गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं। तो ऐसे करके ग्लोबल वार्मिंग का पृथ्वी पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया है और ये पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। इनको याद करने का जो एक अच्छा फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ये लाइन याद रखनी है कि छोड़ सब मैं आया बाहर, छोड़ सब मैं आया बाहर। इस लाइन को आप याद कर लीजिए, कभी भी जीवन में भी आप इन परतों को भूलेंगे नहीं। तो यहां बारी बारी से समझा देता हूं। छोड़ का मतलब है क्षोभ मंडल, सब में से सा से मतलब है समताप मंडल।
मैं का मतलब है मध्यमंडल, और आया का मतलब आयन मंडल, और बाहर का मतलब बहिर्मंडल। इस लाइन को आप याद कर लेंगे, कभी भी जो वायुमंडल की संरचना है या वायुमंडल की जो लेयर्स हैं उनको भूलेंगे नहीं। बस यही लाइन आप याद कर लीजिए। किसी भी एग्जाम से पहले अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यही लाइन एक बार आप दिमाग में ले आना, तुरंत आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं। क्षोभ मंडल जो है यह परत वायुमंडल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर परिवर्तन मंडल या फिर इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की जो औसत ऊंचाई है लगभग 13 किलोमीटर है। हालांकि ध्रुवों के निकट इसकी ऊंचाई सबसे कम है। ध्रुवों के निकट इसकी ऊंचाई जो है लगभग 8 किलोमीटर है, और विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विस्तृत है। विषुवत वृत्त तक ऊंचाई होने का मतलब क्या है, विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई ज्यादा क्यों है? क्योंकि विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लगातार सीधी पड़ती हैं, और सीधी किरणें पड़ने की वजह से जो ऊष्मा है, ऊष्मा का संवहन बहुत ऊंचाई तक होता है। इसी वजह से जो ट्रोपोस्फियर है इसकी ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कहां पर है? यह है ध्रुवों पर। वैसे इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप बता देंगे विषुवत वृत्त या इक्वेटर लाइन पर इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। इसी मंडल में, यानी हम इसी मंडल में रहते हैं और इसी मंडल में हम सांस लेते हैं, और मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सब इसी परत के अंदर होती हैं। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% जो है क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। यानी हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें विद्यमान है उन गैसों का सबका लगभग 75% भाग जो है हमारे क्षोभ मंडल में ही विद्यमान है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, तापमान में भी गिरावट आती है। तो क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से या फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल का जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि ऊपर जाने पर तापमान किस दर से घटता है। अगर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वहां पर वही समझाया गया है ये। अब क्षोभ मंडल के बाद अगली परत आ जाती है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। तो ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल है। तो ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, और इसकी ऊंचाई लगभग जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यानी जहां पर आपका क्षोभ मंडल खत्म होता है वहां से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विस्तृत है। देखिए, क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल है ये परत जो है मौसमी परिघटनाओं से मुक्त होती है। यानी यहाँ पर बादल वगैरह ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं, वर्षा वगैरह यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर एकदम स्वच्छ और साफ वातावरण होता है। इसी वजह से जो आपके एरोप्लेन वगैरह हैं या फिर जो आपके फाइटर जेट वगैरह हैं इसी में उड़ते हैं। यानी इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियां होती हैं वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की खास बात क्या है, ये समताप मंडल में ओजोन लेयर भी पाई जाती है, और ओजोन लेयर हमारी हानिकारक पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब देखिए, अगली परत है आपकी मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। तो यह वायुमंडल की जो है तीसरी परत है, और यह परत जो है समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मध्य सीमा जो है यहां से समताप मंडल की सीमा से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैली हुई है। देखिए, यहां पर भी आप देखेंगे इस स्तर में भी आपको जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट आती है, तो ठीक वैसे ही यहां पर भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तापमान में कमी यहां पर होने लगती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं वो इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब यहां पर जो चौथी परत है इसको बाह्य वायुमंडल या फिर तापमंडल या फिर थर्मोस्फीयर कहा जाता है। यहां पर इसकी एक खास विशेषता बताई गई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, ठीक मध्यमंडल में भी वैसा ही होता है कि ऊपर आप बढ़ेंगे तो तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन जो बाह्य वायुमंडल या फिर तापमंडल है यहां पर इसका उल्टा होता है। बाह्य वायुमंडल में जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे यहां पर तापमान में गिरावट आने की अपेक्षा तापमान यहां पर तीव्रता से बढ़ने लगता है। आयन मंडल या आयनोस्फीयर जो है ये बाह्य वायुमंडल का ही एक पार्ट है। देखिए, कई बार आप देखते होंगे, कई बार बाह्य वायुमंडल या तापमंडल की जगह आयनोस्फीयर लिखा होता है, तो गलत नहीं है। यानी आयन मंडल भी इसका ही एक पार्ट है। आयन मंडल जो है 80 से लेकर 400 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और रेडियो के संचार के लिए यह परत काफी ज्यादा उपयोगी है। यानी पृथ्वी से प्रसारित होने वाली जो रेडियो तरंगें हैं वो इस आयन मंडल वाली लेयर में पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। इसी वजह से रेडियो सैटेलाइट वगैरह जो है ये आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। सबसे भारी परत आ जाती है अब, यह है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसको बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और यह वायु की बहुत पतली परत होती है। यहां पर हल्की गैसें जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। मौसम एवं जलवायु यानी वेदर एंड क्लाइमेट।
मौसम और जलवायु के बारे में हमने क्लास 6 में भी आपको बताया था कि मौसम में आपने देखा होगा कि कभी कभी मौसम बहुत सुहावना लगता है। आप मॉर्निंग में उठते हैं और कहते हैं आज मौसम बहुत सुहावना है। 2-3 घंटे बाद आप देखते हैं भयंकर धूप पड़ने लगी तो आप कहते हैं आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है। कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि बादल हो गए, बारिश होने लगी, या आंधी या तूफान आ गया, फिर से मौसम बदल गया। तो मौसम में क्या है कि हर घंटे हर क्षण परिवर्तन होता है। तो मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। इन प्रत्येक घंटे में जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे वायुमंडल में वो सब मौसम के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब दीर्घ काल में हम किसी स्थान का वहाँ का जो औसत मौसम है उसके औसत मौसम के आधार पर पूरा कंक्लूजन निकालते हैं तो ऐसे करके हमें जलवायु के बारे में पता चलता है। जैसे हमने हमारे पश्चिमी भारत का जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ के हमने 30 या 40 साल के मौसमों का एक औसत निकाला और उन औसत के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु है और यहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होती है। तो दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। तो मौसम और जलवायु के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मौसम और जलवायु में ही यहाँ पर तापमान के बारे में चर्चा की गई, टेम्परेचर के बारे में चर्चा की गई है। देखिए हम लोग जिस तापमान का अनुभव करते हैं, प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो तापमान वास्तव में वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। यानी वायु में मौजूद जो ताप और शीतलता है इसके परिमाण को तापमान कहा जाता है। तापमान जो है वायुमंडल का ये केवल दिन और रात में नहीं चेंज होता है बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। यानी कुछ ऋतुओं में तापमान काफी ज्यादा उच्च होता है और कुछ ऋतुओं में तापमान निम्न हो जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है और शीत ऋतु में आके तापमान कम हो जाता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करती है। सूर्य से आने वाला ऊष्मा और प्रकाश जो है ये पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या फिर इंसोलेशन कहलाती है। और आतपन या फिर सूर्यातप की जो मात्रा है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए जो तापमान है उसी प्रकार घटता जाता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन पर पूरे वर्ष सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इसी वजह से इक्वेटर लाइन के आसपास वाला क्षेत्र जो है अच्छी खासी ऊष्मा प्राप्त करता है, यहाँ पे तापमान सर्वाधिक रहता है। और इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते जाती हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें इन स्थानों पर तिरछी हो जाती हैं। तो तिरछी होने की वजह से यहाँ पर भरपूर ऊष्मा या प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो उच्च अक्षांशों में सर्दी पड़ती है और उच्च अक्षांशों में तापमान बहुत कम रहता है। इसके अलावा जो गाँव की अपेक्षा नगर वगैरह है, नगरों का तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। चूंकि गाँव में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, भवन वगैरह कम होते हैं, इस वजह से गाँव का तापमान कम रहता है। जबकि नगरों में क्या होता है, नगरों में वहाँ की जो सड़कें होती हैं ऐसा फील्ड से बनी होती हैं और शहरों के जो भवन होते हैं धातु और कंक्रीट से बने भवन होते हैं। तो दिन के समय में इन्हें मिलने वाली जो सूर्य की ऊष्मा है इसको ये सब संचित कर लेते हैं और रात के समय में ये ऊष्मा को छोड़ते हैं। जब ये ऊष्मा को छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि गाँव की तुलना में शहरों में रात के समय में काफ़ी ज़्यादा गर्मी में महसूस होती है। तापमान को मापने की जो मानक इकाई है ये डिग्री सेल्सियस है और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इन जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद है वायु दाब या एयर प्रेशर। देखिए वायु जो है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, हालांकि हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वायु का दाब जो है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर जो है इसके विपरीत बल लगाता है, क्योंकि ये किसी एक दिशा से नहीं लग रहा है बल्कि सभी दिशाओं से बैलेंस के रूप में लग रहा है, बराबर लग रहा है। इस वजह से हमें ये महसूस नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए एक तरफ से ये वायुदाब लगता है तो महसूस भी कर पाते, क्योंकि हमारे शरीर पर चारों तरफ से वायुदाब लग रहा है, तो इसी वजह से हम इसको महसूस भी नहीं कर पाते हैं। तो वायुदाब होता क्या है, वायुदाब के बारे में बताया गया कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब का जो स्तर है इस समुद्र पर सबसे ज्यादा होता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं समुद्र स्तर पर वायुदाब जो है सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वायुदाब जो है कम होता जाता है, वायुदाब जो घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। क्षैतिज का मतलब इस तरह से, मान लीजिए कोई स्थान है तो वहां पर क्षैतिज रूप में इस तरह से फैला हुआ जो वायुदाब है इसका जो वितरण है वहां पर वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होगा। अगर तापमान कम है तो वहां पर वायुदाब ज्यादा होगा और वहां पर मान लीजिए इस क्षेत्र का तापमान बहुत ज्यादा है तो वायुदाब कम होगा। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर ताप बहुत ज्यादा पड़ता है तो वायु के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फैलने लगते हैं, फैलने की वजह से हल्के हो जाते हैं, यानी वो ताप पड़ने की वजह से हल्के हो जाते हैं और फैलने लगते हैं। तो हल्के मॉलिक्यूल्स जो वायु के हैं ये ऊपर की ओर उठने लगते हैं, इस वजह से यहाँ पर एक रिक्त स्थान क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पर वायुदाब निम्न हो जाता है।
लेकिन जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होता है, तो जो वायु के जो मॉलिक्यूल्स है, वायु के जो कण होते हैं, वो सघन और भारी हो जाते हैं। सघन और भारी होने की वजह से वो नजदीक आ जाते हैं। तो यही कारण है कि ठंडे स्थानों पर जो वायुदाब होता है सर्वाधिक होता है, और गर्म स्थानों पर वायुदाब जो होता है वो कम होता है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु जो है ये गर्म होकर ऊपर उठती है, और यहां पर एक निम्न दाब क्षेत्र यानी लो प्रेशर जोन बन जाता है। निम्न दाब क्षेत्र जो है ये बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ ही जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी हो जाती है, और भारी वायु जो है निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। निमज्जित का मतलब एक जगह आके गिर जाती है नीचे की तरफ, और वहां पर एक हाई प्रेशर जोन बनाती है। उच्च दाब के कारण यहाँ पर स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। एक बात आपको याद रखनी है कि वायु सदैव जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका हाई प्रेशर जोन है और यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन है, तो हमेशा एक संतुलन बना रहने के लिए, एक संतुलन बना रहे, इसकी वजह से क्या होता है कि वायु जो है हाई प्रेशर जोन से निकलकर लो प्रेशर जोन की ओर गमन करती है, जिसकी वजह से पवन चलती है। देखिए यहाँ पर वायु चक्र को बताया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जब किसी स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, और वहां की वायु जो होती है अत्यधिक गर्म हो जाती है। अत्यधिक गर्म होने की वजह से जो वायु होती है ये फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। इसकी वजह से वहां पर एक लो प्रेशर जोन या निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। वहीं जिन स्थानों पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो सर्दी की वजह से जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं या कण हैं वो सघन हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। सघन और भारी होने की वजह से यहाँ पर वायु नीचे की ओर बैठने लगती है, और ऐसे करके यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और अभी हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, तो वायु के इस आवागमन को ही जो है वायु चक्र कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। अब इसके बाद है पवन या विंड। तो जैसा कि आप लोग को पढ़ चुके हैं कि वायु सदैव जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, और वायु की यही गति जो है ये पवन कहलाती है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले है स्थायी पवनें। तो व्यापारिक पश्चिमी और व्यापारिक जो पूर्वी पवनें हैं ये स्थायी पवनें हैं, और ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। इसके बाद है मौसमी पवनें। देखिए मौसमी पवनें ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे कि भारत में मानसूनी पवनें। भारत में जो मानसूनी पवनें हैं ये मौसमी पवनों का उदाहरण है। तीसरे नंबर पर आ जाती हैं आपकी स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, तो इस वजह से इनको स्थानीय पवन कहा जाता है। जैसे स्थल और समुद्र समीर जो है ये स्थानीय पवन है। इसके अलावा भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली जो लू है, यानी भारत में अप्रैल और मई के महीने में शुष्क और धूल भरी आंधियां दिन में चलती हैं, जिसको लू कहा जाता है, ये भी एक स्थानीय पवन है। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जो कि प्रमुख वायुदाब पेटियों से संबंधित है। हालांकि आपके अध्याय में प्रमुख वायुदाब पेटियों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाले वीडियो हैं वहां पर इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। तो क्लास 7th जो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th है, वहां का चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया है। अगर आपको समय मिले तो वो वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको ये वाला जो प्रमुख वायुदाब पेटियों वाला कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में दे दूंगा, जिससे कि उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को देख पाएं। हमने जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कहा जाता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पोर्शन में क्लास 7 अध्याय नंबर 2 वहां पर चैप्टर को डिटेल में कवर करवाया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर भी अवश्य देख लें, जिससे कि आपको प्रमुख वायुदाब पेटियों के बारे में अच्छे से जानकारी लग जाए। क्योंकि प्रमुख वायुदाब पेटियों के बारे में जब आप जान जाएंगे तो जो पवन है, पवन की जो गति है, वो भी इससे आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए इसके बाद नोट के रूप में बताया गया है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली जो पवन है इसको पश्चिमी या फिर पछुआ पवन कहा जाता है। पूर्व से आने वाली पवन जो होती है उसको पूर्वी पवन कहा जाता है। देखिए अब है यहाँ पर आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद जो जलाशय होते हैं उन जलाशयों से जल जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा है इसको आर्द्रता कहते हैं। वायु में जब जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन या फिर ह्यूमिड डे कहते हैं। आर्द्रता का संबंध जो है तापमान से है। ये तापमान बढ़ने पर ही जो है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिससे कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है ये भी बढ़ती जाती है, और इस प्रकार ये और ज्यादा आर्द्र हो जाती है। जैसे जो आर्द्र दिन है, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। जैसे बारिश का मौसम है,
बारिश के मौसम में एक और तो बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बारिश होने की वजह से वायुमंडल में आर्द्रता विद्यमान होती है, ऊपर से सूर्य की रोशनी भी तेजी से पड़ रही होती है, तो आप देखते हैं कि आपका जो पसीना वगैरह है या आपके कपड़े वगैरह सूख नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में पहले से आर्द्रता मौजूद है। तो आर्द्रता मौजूद होने की वजह से आपका जो पसीना वगैरह होता है ऐसे मौसम में आसानी से नहीं सूखता है और हम लोग असहज महसूस करते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि आकाश में उड़ते हुए जो जेट हवाई जहाज हैं ये अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। ये क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इनके इंजनों से जो निकली नमी है ये संघनित हो जाती है और ये संघनित नमी जो है हमें एक सफेद पथ के रूप में दिखाई देती है। तो ये भी आर्द्रता का ही एक उदाहरण है। देखिए यहां पर बताया गया है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये तापमान पर निर्भर करती है। तापमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा, उतना ही ज्यादा जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जलवाष्प जो होती है ऊपर उठने लगती है और ऊंचाई पर उठने पर ये जलवाष्प जो होती है पुनः ठंडी हो जाती है, ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। और वहां पर जब ठंडी होती है तो ठंडी होने पर ये संघनित हो जाती है। ये संघनित होकर ये ठंडा होकर जल की ये बूंद बनाते हैं और बादल जो है इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें काफी ज्यादा बड़ी और भारी हो जाती हैं तो वायु में ये तैर नहीं सकती हैं, तब ये बरसड़ के रूप में या वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो ऐसे करके यहां पर आप देखेंगे आपको वर्षा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण है ये वर्षा कहलाता है और ज्यादातर जो भौमजल है ये वर्षा जल से ही हमें प्राप्त होता है। वर्षण के दूसरे रूपों में हिम, सहिम वृष्टि और ओला ये शामिल हैं। अब देखिए यहां पर वर्षा के प्रकार बताए गए हैं। तो क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। हालांकि आपकी जो नई एनसीईआरटी ज्योग्राफी है यहाँ पर केवल वर्षा के प्रकार बताए गए हैं और उनके डायग्राम दिए गए हैं, इनके बारे में डिटेल नहीं दी गई है। हमने यहाँ पर जो डिटेल उठाई है ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी से ही उठाई है। तो सबसे पहला प्रकार है वर्षा का पर्वतकृत वर्षा यानी रिलीफ रेनफॉल। देखिए जो वर्षा वाहक जो पवनें होती हैं, जब वर्षा वाहक पवनों के मार्ग में कोई पर्वत श्रेणी आ जाती है तब पवन क्या करती है, पवन इसके ढाल के ऊपर उठकर और ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होकर ये संतृप्त हो जाती है। संतृप्त का मतलब वह अवस्था जब पवन और ज्यादा नमी धारण नहीं कर सकती है उसे संतृप्त अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से पवन आ रही है और पवन धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने पर पवन ठंडी होती जा रही है और एक स्थिति आ जाती है कि अब ये और ज्यादा अपने आप में आर्द्रता धारण नहीं कर सकती है, तो ये वर्षण के रूप में बरसने लगती है। तो पर्वतों का वह भाग जो पवनों के सामने पड़ता है वो पवनाभिमुख भाग यानी विंडवार्ड साइड कहलाता है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिस साइड से यहाँ पर पवनें आ रही हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बादल बन रहे हैं ऊपर और यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा हो रही है, जबकि इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला जो ढाल है ये पूरा का पूरा सूखा रह जाता है। यानी इसके विपरीत पर्वतों के जो पवन विमुख भाग हैं इन पर पवन नीचे उतरती हैं और ये गर्म हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि पवन ने यहीं पर वर्षा कर दी है तो इसकी नमी तो यहीं पे खत्म हो गई और जैसी पवन आगे बढ़ेगी ये आगे बढ़ के नीचे उतरने लगी तो गर्म हो जाएगी। गर्म होने पर इसमें कोई नमी नहीं रहेगी। कोई नमी न रहने की वजह से जो पर्वत का अपोजिट साइड वाला हिस्सा है ये सूखा रह जाता है। अतः पवन विमुख भाग पर बहुत कम वर्षा होती है और इस प्रकार जो कम वर्षा वाले या वर्षा रहित क्षेत्र हैं इनको वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत में जो पश्चिमी घाट माउंटेन्स है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी रीजन है यहाँ पे भारी वर्षा होती है, जबकि इसका जो पूर्वी भाग है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इसका दिया गया है। अगले प्रकार की वर्षा में है संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। देखिए जब स्थल गर्म हो जाता है तो इसके निकट की वायु, आसपास की जो वायु होती है ये गर्म हो जाती है और गर्म होने पर वायु हल्की और ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। यदि ऊपर उठती हुई जो वायु है ये आर्द्र होती है तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु ठंडी होकर फिर से संघनित हो जाती है और इससे वहां पर बादल का निर्माण होता है और इस प्रकार के बादलों से प्राय फिर से भारी वर्षा भी होती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा है ये वर्षा संवहनी वर्षा कहलाती है। संवहनी वर्षा जो है आपके विषुववृत्तीय जो प्रदेश हैं यानी भूमध्य रेखा वाले प्रदेश हैं वहां पर होती है। भूमध्य रेखा वाले प्रदेशों पर क्या होता है कि पूरे वर्ष सूर्य का उच्च तापमान रहता है, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है। उच्च तापमान रहने की वजह से यहाँ की जो वायु होती है ये हल्की होकर लगातार ऊपर उठती है और ऊपर जाने पर ठंडी हो जाती है और फिर ठंडी होकर जो आर्द्रता होती है वो संघनन की वजह से आर्द्रता बारिश की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा करती है। तो जो विषुववृत्तीय प्रदेश है यहाँ पर होने वाली जो वर्षा है ये संवहनी वर्षा का एक उदाहरण है। तीसरे प्रकार की वर्षा आ जाती है चक्रवाती वर्षा, ये साइक्लोनिक रेनफॉल। तो यहाँ पे बताया गया कि जब पवनें चारों ओर से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती हैं तब उनसे तेज गति से घूमने वाला एक चक्र बन जाता है और चक्राकार घूमती वायु ऊपर उठने लगती है। जैसा कि आपको बताया था कि लो प्रेशर जोन जब क्रिएट हो जाता है तो उसको भरने के लिए उच्च दाब क्षेत्र से पवनें चल पड़ती हैं। तो चारों तरफ से जब पवनें चल पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या है, एक चक्र बन जाता है
और चक्राकार घूमती हुई जो वायु है ऊपर उठने लगती है। यदि इस वायु में आर्द्रता होती है तो अचानक ऊपर उठने से इससे वर्षा होने लगती है, यानी ऊपर जैसे उठती जाएगी तो वायु ठंडी होती जाएगी। ठंडी होने की वजह से इसकी जो आर्द्रता है वो संग्रहित हो जाती है। संग्रहित होने से यहाँ पे बादल बन जाते हैं और यहाँ पे फिर वर्षा होती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है ये चक्रवाती वर्षा कहलाती है। और इस प्रकार की वर्षा प्राय जो मध्य अक्षांश है आपके उनमें देखी जाती है, तो उनमें चक्रवाती वर्षा होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सीरीज समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।